दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मावली साका और तोप का कमाल। ये मावली साका की कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी है। मावली साका और तोप का कमाल। मावली साका कोसिमा के भीड़ों का बेताज बादशाह, वहां के मूल निवासियों का नागपुत्र, देवता पुत्र, उनका रक्षक साहस, सूझबूझ और शूरवीरता की अनोखी मिसाल। कोसिमा का भीड़ इन दिनों शांत था। वहां कहीं किसी तरह का कोई उत्पात नहीं, हंगामा नहीं, चारों तरफ शांति। लेकिन साका की परेशानी बढ़ती जा रही थी। कभी भी और किसी से भी न हारने वाला महाबली साका किसी अनजानी मुसीबत का शिकार होता जा रहा था। किसी को भी पता नहीं था कि महाबली साका परेशान क्यों है। आज एक सप्ताह से निरंतर उसे रोज रात को सपना आता। सपने में धुएं का एक बादल बनता और उसमें एक विकराल पुरुष प्रकट होता। वह अपनी तलवार के एक ही शक्तिशाली वार से महाबली साका का सिर धड़ से अलग कर देता। एक भयानक चीख के साथ साका बिस्तर से उठकर बैठ जाता। साका इसी बात पर परेशान था कि वह यह सपन रोज उसे क्यों आता है। फिर उसने एक निश्चय किया, मैं इस रहस्य का पता चलाकर ही रहूंगा। गुफा से बाहर की ओर जाते हुए साका ने कहा, दोस्त गुफा की रक्षा करना, वापस आकर तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। फुस फुस। बाहर आकर उसने अपने मित्र चेतक को सीटी बजाकर बुलाया। सीटी। दूसरे पल वह चेतक पर सवार होकर तेज रफ्तार से भाग खड़ा हुआ। मेरे पीछे वैसे किसी का षड्यंत्र चल रहा है। तभी दूर रास्ते पर जमीन से काफी ऊंचाई पर धमाका हुआ। यह धमाका कैसा? धड़ाम। यह धुआं तेजी से मेरी ही तरफ क्यों आ रहा है? धुआं तेजी से साका की ओर उड़ने लगा। धुआं जैसे जैसे शाखा की तरफ उड़ता हुआ आ रहा था, उसमें बिजलियां कौंधती जा रही थी। आखिर यह कैसा करिश्मा है? धुआं के बीच कड़कती बिजलियों के साथ साथ एक खूंखार आदमी का चेहरा भी दिखाई देने लगा। अरे यह तो वही खूंखार आदमी है जो मुझे सपन में दिखाई देता है। चमकती हुई बिजलियों की गड़गड़ाहट के बीच वह आदमी बोला, साका तेरा खेल खत्म हो गया है। अब तुझे दुनिया से कुछ करना होगा। हा। कभी सपने भी सच हुए, फिर यह सब मैं क्या देख रहा हूँ? भविष्यवाणी करते हुए उस विभत्स और विकराल आदमी के हाथ में चमचमाती हुई लंबी तलवार आ गई। मुझे कुछ करना होगा। हा। देवता पुत्र, अब तुम्हें अपने पूर्वजों की कतार में जाकर खड़ा होना होगा। हा। विभत्स आदमी ने चमचमाती लंबी तलवार सागा की ओर घुमा दी। साए आह। जमीन पर गिरते सागा की हाथ का रिवॉल्वर शोले उगलने लगा। धाए धाए। तभी चेतक जोरों से हिनहिनाया और एक और को भाग खड़ा हुआ। इसे क्या हुआ? साथ ही वह दर्शक गायब हो गया। अब न तो वहां धुएं का बादल था, न ही वह विवत्स और खूंखार आदमी। वह खूंखार आदमी गायब हो गया। चेतक अवश्य किसी मतलब से भागा है। चेतक तीर की तरह भागने लगा। साका एक ऊंची जगह पर पहुंचकर खड़ा हो गया और बहुत दूर चेतक को भागकर जाते हुए देखने लगा। चेतक आखिर जा कहाँ रहा है? मुझे इसके पीछे जाना ही होगा। जीप में बैठे जंगलियों में से एक ने पीछे आते चेतक को देखते हुए कहा, और तेज समझ में नहीं आता उसने मैं देख कैसे लिया। चेतक एक निश्चित जगह पहुंचकर खड़ा हो गया। अपराधियों का दल कहाँ गायब हो गया? साका उछलता हुआ चेतक के पास पहुंच गया। वह साका को देखते ही हिनाने लगा। हिन। समझ गया दोस्त, लेकिन वह गए कहाँ? हार कर साका चेतक पर बैठकर वापस हुआ। वह अपराधी मेरे ऊपर मौत का मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालकर मेरा मनोबल तोड़ना चाहते हैं, लेकिन क्यों? साका वापस अपनी गुफा में पहुंचा और गंभीरता से विचार करने लगा। जिस जगह चेतक को उन्होंने चकमा दिया है, मुझे उसी जगह नजर रखनी चाहिए। साका ने बिना देर के टीवी ऑन किया और विशेष यंत्र का बटन जैसे उसने दबाया, आकाश में गुब्बारा नजर आने लगा जिसके सिर पर एक एरियल निकला हुआ था और सिर पर सितारा चमक रहा था। यह मेरा सीक्रेट एजेंट मुझे एक एक खबर देगा। साका ने विशेष गुब्बारे को संचालित कर उसी जगह पहुंचा दिया जिस जगह चेतक चकमा खा गया था। साका उसे ऑर्डर देने लगा, दोस्त इन्फॉर्मर, यहाँ का विशेष ख्याल रखना। ओवर। इन्फॉर्मर ने साका को जवाब दिया, फादर, यदि आपके विरुद्ध वह कुछ कर रहे हो तो क्या उन्हें खत्म कर दिया जाए?
नहीं इन्फॉर्मर, तुम सिर्फ मुझे खबर दोगे। अज्ञात स्थान पर अंडरग्राउंड खुफिया अड्डे के एक कक्ष में टीवी स्क्रीन पर देखते हुए वह बुदबुदा उठा। ओ गॉड, की यह मुसीबत क्या है? मुझे सभी को सावधान कर देना चाहिए। ऑपरेटर बाहर की ओर भागा। यदि यह मुसीबत साका की ओर से पैदा की गई है तो हम मौत के मुंह में पहुंच गए हैं। खुफिया अड्डे के लंबे चौड़े अंडरग्राउंड कक्ष में मौजूद अपराधियों का खूंखार दल ऑपरेटर को बदहवासी में डूबा देखकर भयभीत हो उठा। ऑपरेटर ने खबर दी, साथियों, साका की ओर से एक शक्तिशाली सीक्रेट इन्फॉर्मर हम पर नजर रखने के लिए छोड़ दिया गया है। हमें चौकस रहना है। ऑपरेटर अपने कक्ष में जैसे वापस पहुंचा, उसे गुप्त संकेत मिला और वह पॉकेट ट्रांसमीटर पर बात करने लगा। सारी गतिविधियां बंद कर दो, कोई भी बाहर न निकले। ओवर। पी पी। ओके कमांडर, ओवर। इन्फॉर्मर ने जब किसी तरह की खबर नहीं दी तो सागा ने अपने प्रिय दोस्त काले नाग को अपने साथ लिया और वह एक बार फिर निकल पड़ा। मुझे भी अपने ढंग से उस स्थान का निरीक्षण करना चाहिए। साका के निश्चित स्थान पर चेतक से उतर पड़ा। दोस्त, तुम यहीं मेरी प्रतीक्षा करो। वह सावधानी के साथ आगे बढ़ने लगा। यहाँ किसी न किसी तरह का चक्कर अवश्य है। वह कुछ आगे जाकर झाड़ियों की ओर से देखने लगा। संभव है मुझे यहाँ घंटों प्रतीक्षा करनी पड़े। मावली साका ने छुपने के बाद अपनी आंखों को तेज से फैलाना सिकोड़ना शुरू किया और कुछ इस समय में उसकी आंखों की पुतलियां हीरे की तरह चमकने लगी। अब मैं उस स्थान से काफी दूर होते हुए भी साफ साफ देख सकता हूँ। साका की घूरती नजरें एक मोटे तने के पेड़ पर पहुंचकर शिथिल हो गई। चारों तरफ मौत की खामोशी है। हाँ, कहीं कुछ भी नहीं है। पेड़ के चौड़े तने में दो बड़े छेदों में से झांकती दो खौफनाक सूरतों को देखकर साका खूंखार उठा। मेरा शक सही निकला। लेकिन साका कुछ आगे जाकर ही भ्रमित हो गया। मैं यहाँ कहाँ गया? कहाँ गया वह मोटे तने वाला पुराना पेड़? कब तक वह वहां ठगा सा खड़ा रहता? सावधानी के साथ वापस हुआ, पर वह वापस होते हुए चौंका। यहाँ यह गंध कैसी है? अंडरग्राउंड अड्डे के एकांत कमरे में। अक्लमंदी इसी में है, मैं इस अड्डे को छोड़कर दूसरी जगह चला जाऊं। गंध इतनी तेज थी कि मावली शाखा की खोपड़ी घूम गई। वह लड़खड़ाने लगा। इसका मतलब है यहाँ जबरदस्त चालाकी दिखाई जा रही है। अज्ञात शतान के अंडरग्राउंड कैमरे में टीवी स्क्रीन पर देखता हुआ वह व्यक्ति शाखा को वापस होते देखकर अट्ठास लगाने लगा। हा हा हा, इसे अब की बार ठिकाने लगा दिया जाएगा। अज्ञात व्यक्ति उठा और पागलों की तरह बुदा उठा। एक बार मेरे आदमी चूक सकते हैं, बार बार नहीं। वह लंबे कदमों से चलते हुए हॉल में पहुंचा। वहां गिरोह के लोग बैठे थे। जैसे उन्होंने देखा, वह गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। तुम लोग फौरन यहाँ से 2 नंबर अड्डे पर पहुंच जाओ। ओके बॉस। बॉस वापस हुआ तो सभी डर से कांप उठे। समझ में नहीं आता हमारा बॉस है कौन। इसके सामने आते ही हमारी रूह फना क्यों हो जाती है। बॉस अपने कक्ष की ओर बढ़ते हुए सोचने लगा। अब उसकी खबर लूं, उसने धोखा क्यों दिया। तीखी बेहोश कर डालने वाली दुर्गंध के क्षेत्र से बाहर आते ही शाका एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी बाह पर लिपटा काला नाग तभी जमीन पर उतरकर एक और को चल दिया। यह कहाँ जा रहा है? फुस। खूंखार और भी बद शक्ल वाले लोगों का दल चोरों की तरह निकलकर जंगल में चल पड़ा। ऐसे में शाका सामने पड़ जाए तो हमारी खैर नहीं। जो भी होगा देखा जाएगा। काले नाग ने इस दल को जैसे देखा, क्रोध से फुंकार उठा। फुस फुस। काला नाग तेज से आगे बढ़ा और दल के अंतिम आदमी के पीछे पीछे चलने लगा। उस दल ने एक मोड़ पार किया, तभी उस अंतिम आदमी के आगे काला नाग रास्ता रोककर खड़ा हो गया। काला नाग यहाँ? ओह! तब जब वह दल आगे निकलकर चला गया, काले नाग ने उस पर उछलकर उसके मस्तक पर चोट की। मावली शाखा को पहले ही शक था। वह भागते हुए उसके करीब पहुंचा। दोस्त, समझ गया तुमने ऐसा क्यों किया। शाखा ने उस खूंखार आदमी का चेहरा जैसे पकड़कर मरोड़ा। चेहरे पर चढ़ा मास्क हाथ में आ गया। ओह, तो ये है, इस बीहड़ बन के आदमी भी नहीं है। दूसरे क्षण शाखा ने उस मर्द आदमी को उठाया और कंधे पर लाद कर भाग खड़ा हुआ। अपराधियों का दल चट्टानों में गिरे एक निश्चित स्थान पर पहुंचा। एक आदमी कम पाकर वह परेशान हो उठे। हमारा एक आदमी कहाँ रह गया?
कहा जा सकता है। यह खबर पॉकेट ट्रांसमीटर पर बॉस को लगी। क्या बकते हो, उसे ढूंढो। वह गुस्से से भरा एक और को तेज से चल पड़ा। आज की रात मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। साका चेतक पर सवारों आंधी तूफान की रफ्तार से भागता हुआ नाग गुफा पर पहुंच गया। इससे बहुत कुछ पता चल सकता है। अपने विशेष कक्ष में पहुंचकर साका ने कंधे पर उठा रखे आदमी को जमीन पर उछाल दिया। संभव है इसे मैं जीवित कर सकूं। साका ने एक प्रकार की गैस से उसे सुंघाने लगा। इसे जीवित होना ही चाहिए। थोड़ी देर में उसने आंखें खोल दी और जैसे उसने साका को अपने पर झुके देखा, गिगिया उठ पड़ा। नहीं नहीं मामली साका, मेरा जरा भी अपराध नहीं है। साका ने गुर्राती आवाज में उससे सवाल किया। सच सच बताओ, कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो? मैं जितना जानता हूँ बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रहे मैंने तुम्हें जीवित किया है। तुम्हें मारकर अपने मित्रों को खिला भी सकता हूँ। उस आदमी की पूरी बातें सुनने के बाद साका ने कुछ सोचा और काले नाग से कहा, दोस्त, मेहमान का विशेष ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। फू फू। काले नाग की ओर चोर नजरों से देखते हुए वे आदमी सोचने लगा, अनेक बातें मैंने उसे नहीं बतलाई है। मौका पाकर मुझे भाग निकलना चाहिए। कोसीमा के भीड़ों में बसा एक कबीला रात की खामोशी में जब नाच गा रहा था, तभी एक तमाशा शुरू हो गया। धड़ाम। उनके करीब जमीन से कुछ ऊंचाई पर धमाका हुआ और सभी उस ओर देखने लगे। कुछ क्षणों में धमाके के साथ शोले गिरते गिरते नजर आए और गाढ़ा धुआं बादलों की तरह उनकी ओर बढ़ने लगा। वह धुआं भयभीत कबीलेवासियों के सामने पहुंचकर रुक गया और उसमें से एक भयानक सूरत झांकने लगी। उस भयानक सूरत को देखकर कबीले वालों का साहस भी बोल गया। वह भाग खड़े हुए, लेकिन उस भयानक सूरत वाले ने उन्हें रोका। ठहरो, मुझसे भागकर कहां जाओगे? कबीले वालों के पैर खंबे की तरह गड़कर रह गए। उसने कहा, तुम्हारे देवता पुत्र महाबली साका के पापों का घड़ा भर गया है। अब उसे मैं इस संसार से ऊपर भेजने आया हूँ। जो उसे मार डालेगा, उसे इस पवित्र कोसीमा का राजा बना दिया जाएगा। मैं फिर आऊंगा। वह गाढ़ा धुआं उसके बाद एक और को उड़ता चला गया। उसके साथ साथ वह भयानक सूरत भी अदृश्य हो गई। यह सब क्या था? यह अदृश्य शक्ति कौन थी? देवता पुत्र ने कौन सा पाप किया है? यह मैं क्या सुन रहा हूँ? वह चेतक से उतरकर छुपते हुए जंगलियों की ओर बढ़ने लगा। छुपकर सुना जाए ये क्या बातें कर रहे हैं। गाढ़े धुएं का बादल देखते देखते अदृश्य हो गया। वह भयानक सूरत भी गायब हो गई। कबीले के चार चार छह छह लोगों की गोद में खड़े होकर बातें करने लगे। मावली वही बनेगा जो साका को मारेगा। देवता भी पापी होते हैं। साका को कौन मार सकता है? कोई न कोई तो मारेगा ही, वही कोशिमा का राजा बनेगा। अदृश्य शक्ति है क्या? साका ने कबीले वालों की बातें सुनी तो वह बौखला उठा। मेरे आदमियों को यह क्या हो गया है? साका वापस चेतक के पास पहुंचा और उस पर बैठकर भाग खड़ा हुआ। भागते हुए उसने धमाके की आवाज सुनी। धमाका, फिर धमाका। साका ने भागते हुए अनेक धमाके सुने। उन धमाकों को सुनते सुनते वह बुरी तरह बौखला उठा। उसने एक ऊंचे स्थान पर चेतक को रोक दिया और चारों तरफ देखते हुए सोचने लगा, अपराधियों ने मुझे रास्ते से हटाने के लिए यह वैज्ञानिक चमत्कार अपनाया है। भयानक सूरत वाला बॉस अपने कक्ष में अट्ठास लगाने लगा। हा हा हा। एक दो दिन में महाबली साका कुत्तों की तरह जान बचाता भागेगा। जिस रास्ते भी जाएगा उसे लोग गात लगाकर मारने की कोशिश करेंगे। हा हा हा। एक निश्चित दिशा में चेतक को दौड़ाते हुए महाबली साका ने अंतिम निर्णय लिया। यदि अपराधी को समय रहते मुंह तोड़ जवाब न दिया गया तो कबीले वालों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। काफी देर बाद चेतक को रोककर एक और को दौड़ाते हुए साका ने कहा, दोस्त, तुम यहीं इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। साका ने किसी शैतान की तरह रेस लगा दी। दौड़ते समय उसने अपनी आंखें तेजी से फैलानी सिकोड़नी शुरू कर दी। वह सिगरी मोटे तने के पेड़ के पास जा पहुंचा और उसे घूरने लगा। ओह, तो ये है वह पेड़। साका तेज से आगे बढ़ा और उसने भरपूर ताकत के गुस्से पलड़ों पर जड़ दिए। बॉस के कक्ष में टीवी स्क्रीन पर साका दिखाई दिया। देखते ही बॉस की रूह फना हो गई। यह यहाँ कैसे आ गया? वह तेज से कक्ष से किए बाहर की ओर भागा। मैं इसका इलाज अभी करता हूँ। बॉस बाहर निकल ही सका था
कि सुरंग में दूर साका भागकर आता दिखाई दे गया। ओह, इतनी जल्दी ये यहाँ भी आ गया। ये जो भी जीवित नहीं बचेगा। साका पूरी ताकत से उस ओर दौड़ पड़ा। इसके सिवाय कोई चारा नहीं। अब तू भाग नहीं सकता। आगे बढ़ता साका बुरी तरह लड़खड़ाया और गिरा। पलक झपकते साका सैकड़ों फीट गहरे खड्डे में जा गिरा। ओह, इस खड्ड में तो मेरी कब्र बन जाएगी। बॉस खड्ड में देखते हुए बोला, हा हा हा, मावली साका, यहाँ तुम्हारी कोई भी ताकत साथ नहीं दे सकेगी। हा हा हा। बॉस अपने कक्ष की ओर अट्ठास लगाते हुए बोला, हा हा हा, कोसिमा मेरा है। यहाँ की अकूत दौलत मेरी है। हा हा हा। कुछ देर तो वह काला नाग बॉस की ओर देखता रहा और फिर वहां से तेजी के साथ वापस हुआ। फुस। तभी जाने कब और कैसे काले नाग पर बॉस की नजर पड़ गई, या फिर उसने टीवी स्क्रीन पर देख लिया। वह अपने कक्ष से उड़ता हुआ सा निकला। मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। काला नाग मोटे तने के पेट से बाहर निकल ही सका था कि पीछे से बॉस पहुंच गया। वहरा, जाता कहाँ है? इधर बॉस ने फायर किया, उधर सांप उछला और झाड़ियों के दूसरी ओर उड़ता हुआ गिरा। फुस। धुआं। मेरा बस निकलना जरूरी है, वरना। बॉस जलती नजरों से घूरकर देखते हुए बुदबुदा उठा। भाग गया कम वक्त। उधर मौका पाते बॉस का वह आदमी काले नाग की पवित्र गुफा से निकल भागा। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से बहुत दूर निकल जाना चाहिए। गुफा के बाहर काला नाग उस भागते हुए कैदी की ओर जीभ लपलपाते हुए देखने लगा। फुस फुस। भाग और तेज भाग, देखता हूँ भागकर कहाँ जाता है। भागते भागते कैदी थक कर एक जगह गिर पड़ा और हांफने लगा। अब मुझे अपने 2 नंबर अड्डे की तरफ चलना चाहिए। फुस। और जैसे ही कैदी फिर भागा, उसके पीछे काला नाग भी लहराते हुए भागने लगा। अड्डे पर पहुंच गया तो फिर कोई खतरा नहीं। भाग और तेज भाग, मुझसे तेज नहीं भाग सकता। गुफा का रक्षक काला नाग साका के विशेष कक्ष में टीवी स्क्रीन के सामने पहुंचकर बैठ गया। अभी वह अपने अड्डे के नजदीक पहुंच ही सका था कि उसके कदम लड़खड़ा गए। वह भयभीत नजरों से अपने चारों तरफ देखने लगा। यह तो हमारा आदमी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि मैं मुसीबत में गिर गया हूँ। हाँ, इसका मुखौटा छीन लिया गया है। यह शायद किसी की कैद से भागा है। कैदी को पहचानते ही सारे लोग बाहर निकल आए और उन्होंने उसे घेर लिया। एक और को चलते हुए उनमें से एक ने कहा, जल्दी चलो, बॉस ने फौरन बुलाया है। प्रतीत होता है बॉस ने साका पर काबू पा लिया है। तेजी से चलते हुए वह मोटे तने के पेड़ के पास पहुंच गए। यहाँ जरूर किसी तरह की घटना घटी है, ऐसा ही लगता है। बॉस तेजी से सुरंग के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बुदबुदाया, मेरे आदमी अब तक आए क्यों नहीं? अपने आदमी को देखते ही बॉस रुक गया। उसने ऑर्डर दिया, हमें यह जगह फौरन छोड़ देनी है। सामान उठाओ और भाग लो। कुछ ही क्षणों में गिरोह के लोग बड़े बड़े बक्से उठाए गुप्त द्वार से बाहर निकल पड़े। चलो जल्दी करो, समय कम है, काम ज्यादा। सामान लेकर सभी लोग जा रहे थे। बॉस की नजर बिना मुखौटे वाले आदमी के पीछे पीठ पर चमकते हुए एक त्रिशूल पर पड़ गई। ए ठहरो। जी बॉस। बॉस ने झटके के साथ उसकी पीठ पर से त्रिशूल खींच लिया। देखते उसकी आंखों में क्रोध भर उठा। यह तो सूक्ष्म टीवी कैमरा और ट्रांसमीटर है। बॉस ने त्रिशूल पर तभी चिंगारियां चलती हुई देखी। ओह। बॉस ने गुस्से में वह त्रिशूल उसी आदमी पर खींच मारा। धड़ाम। ओह। टीवी स्क्रीन पर दर्शक गायब होते ही काला नाग फुंकार उठा। फुस। काला नाग गुफा के बाहर की ओर भागा, लेकिन कुछ आगे सामने से आते दूसरे काले नाग को देखते ही फुंकारने लगा। फुस फुस। गुफा का रक्षक काला नाग गुफा के बाहर ही रुक गया और दूसरा नाग जो आया था वह तेजी से भाग खड़ा हुआ। फुस। बॉस अपने गिरोह के आदमियों के साथ तेजी से भागा जा रहा था। बस आ ही गए हैं, उन झाड़ियों के पार हमारा दूसरा गुप्त ठिकाना है। दो काले नागों की निगाहें झाड़ियों के पार जाते आदमियों पर ही जमी थी। एक काला नाग उस जगह पहुंचा जिस जगह साका कैद था। कुछ ही क्षणों में वहां 50 काले नाग पहुंच गए और लहराने लगे। उधर चेतक को खबर लग चुकी थी। चेतक अपराधी के गुप्त अड्डे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके आगे काला नाग चल रहा था। काला नाग चेतक पर चढ़ गया और उसने उसकी काठी से लंबी रस्सी नीचे गिरा दी।
मावली शाखा गहरे खड्डे में ऊपर देखते हुए बुदबुदाया। यहाँ से ऊपर नजर आते लोहे के जाल तक पहुंचने के लिए कोई चारा नहीं है। कुछ समय बाद शाखा की नजरें ऊपर देखते ही चमकने लगी। काला नाग भीतर आ गया। कुछ ही क्षणों में शाखा के पास रस्सी का एक सिरा आ गया। वह उसे पकड़कर चढ़ने लगा। अब मेरे लिए ऊपर पहुंचना कोई कठिन नहीं है। शाखा कुछ ही क्षणों में जाल के पास आ गया और उसे पकड़कर एक और को झुकाने लगा। उसने थोड़ी सी जगह पाते गुस्से से जमीन फाड़ दी और सुरंग में उसके दोनों हाथ जमीन से ऊपर आ गए। शाखा जैसे कैद खाने से बाहर निकला, उसके चहेते सांप उससे लिपट गए। शाखा एक दो को हाथों में लेकर प्यार करने लगा। फुस। धन्यवाद मित्रों, मैं तुम्हारे इस एहसान को हमेशा याद रखूंगा। रस्सी समेटते हुए शाखा चेतक के पास पहुंचा। काठी से रस्सी लटकाकर उसे प्यार करते हुए बोला, धन्यवाद मित्र चेतक। तुम लोग न होते तो दुश्मन ने मेरी कबर ही तो बना ही डाली थी। दूसरे पल शाखा चेतक पर बैठकर तीर की सी रफ्तार से चल पड़ा। बॉस अपने गिरोह के लोगों को लेकर नंबर 2 के अड्डे में पहुंच गया। उसने अपने आदमियों से कहा, हमें अब कोई खतरा नहीं है, खाओ पियो मौज करो। उसके जाते ही लोग आपस में खुसर फुसर करने लगे। हमें इस बात का पता लगाना होगा, यह है कौन। फिलहाल आराम करो, हम तो उसे जानते हैं जिसने हमें इसके पास भेजा है। बॉस अपने कक्ष में पहुंचा। मेज पर रखे ट्रांसमीटर से गुप्त संकेत गूंज रहा था। वह करीब पहुंचा और बात करने लगा, ओके सुप्रीम, ऐसा ही होगा, आप आ सकते हैं। ओवर एंड ऑल। बॉस बात करने के बाद जैसे घुमा, उसकी नजर एक साथ दो काले नागों पर पड़ी। वह बुरी तरह चौंक गया। ओह, ये कमबख्त यहाँ भीतर कैसे घुस आए। अभी वह काले नाग किसी तरह की हरकत कर पाते। बॉस ने विशेष प्रकार का रिवॉल्वर फुर्ती से निकाला और उन पर गोलियां दाग दी। धाएं धाएं। काले नागों के चिथड़े उड़ते देखकर बॉस अट्ठास लगाने लगा। हा हा हा। दूर दराज किसी अज्ञात स्थान पर अंडरग्राउंड आलीशान कक्ष में 4 लोगों का दल टीवी स्क्रीन पर बॉस को अट्ठास लगाते देख रहा था। वाह सुप्रीम, वाकई कमाल है। सुप्रीम, हमें हमें अब पहुंचना चाहिए। इसने शाखा को कैद कर लिया है। चारों लंबे चौड़े शेड से बाहर निकले और घोड़ों के पास पहुंचकर खड़े हो गए। दोस्तों, मैं इसी समय यहाँ से चल देना चाहिए। हम तैयार हैं सुप्रीम। चारों लबादाधारी हथियारों से लैस घोड़ों पर सवार होकर जंगल की ओर चल दिए। और तो ये कोशिमा के भेड़ वन में जा रहे हैं। इनका इरादा मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे गश्ती दल के पुलिस मुख्यालय पहुंचना चाहिए। मुझे तो पहले ही शक था, ये लोग अच्छे आदमी नहीं है। बेरा मुख्यालय, पुलिस स्टेशन। चेहरे पर स्कार्फ बांधे खूंखार आदमी ने जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर को घोड़े पर आते देखा, वह बुदबुदा उठा, आ गया बलि का बकरा। सुप्रीम का सोचना कितना सही निकला। उस खूंखार आदमी ने इंस्पेक्टर को अपनी गन की नाल की सीध में लेते हुए कहा, चलिए आइए इंस्पेक्टर साहब, थोड़ा और आगे आइए। लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही उस खूंखार अपराधी की गन की रेंज में पहुंचा, अपराधी हंसने लगा। हा हा हा। इंस्पेक्टर, मैं आज तुझे ईमानदारी और वफादारी का इनाम दूंगा। जैसे खूंखार अपराधी ने गन का घोड़ा दबाया, वैसे पेड़ की शाख से लटकते सांप ने उसके ऊपर वार किया। फुस। आह। गोली की आवाज के साथ ही इंस्पेक्टर घोड़े पर से उछल गया। धौएं। आह। घोड़े से कूदते हुए झाड़ियों की ओर में पहुंच गया और खतरनाक रिवॉल्वर हाथ में आ गया। वह गोली चलाने वाले दुश्मन को खोजने लगा। उसे समझते देर न लगी। गोली चलाने वाला उन्हीं लोगों में से कोई एक होगा। गन हाथों से छूटकर दूर जा गिरी। स्कार्फधारी खूंखार अपराधी जमीन पर पड़ा था। करीबी सांप फन फैलाए उसे घूर रहा था। उसने मन में सोचा, यदि मैं अपनी जगह से हिला भी तो ये डस लेगा, अब क्या करूं। और तभी उसके मस्तिष्क में एक युक्ति चमक गई। उसने पूरी ताकत और फुर्ती से करीब पड़ी लकड़ी खींच मारी। काले नाग से दूर होते स्कार्फधारी खूंखार अपराधी एक और को भाग खड़ा हुआ। उसके पीछे काला नाग दौड़ पड़ा। ये कमबख्त तो मेरे पीछे ही पड़ गया। पुलिस गश्ती दल के इंस्पेक्टर की नजर पड़ गई। वह खूंखार हो उठा, ओह, ये तो उन्हीं लोगों में से एक है, लेकिन इसके पीछे काला नाग क्यों लगा हुआ है। इंस्पेक्टर ने खतरनाक रिवॉल्वर निकाला और अपराधी पर निशाना लगाने लगा। अब यह नहीं भाग सकता।
खूंखार अपराधी भागते हुए एक पत्थर पर से फिसलकर गिर पड़ा। उसके मुंह से भय से भरी चीख निकल गई। आह! अपराधी एक खड्डे में गिरते सांप ने उस पर छलांग लगा दी। अपराधी एक बार फिर चीख पड़ा। आह! इंस्पेक्टर के गोली चलाने से पहले ही यह घटना घट गई। इंस्पेक्टर पेड़ से उतरकर भागा। अपराधी बहुत चालाक है, कहीं किसी तरह की उसने चालाकी तो नहीं दिखा दी। इंस्पेक्टर उसी खड्ड के पास सावधानी के साथ पहुंचा जिसमें अपराधी फिसलकर गिरा था। वह जैसे ही उसमें झांका, हैरान रह गया। ओ गॉड! दूर हेडक्वार्टर की ओर जाते हुए इंस्पेक्टर के होठ बुदबुदा उठे। नाग देवता ने खुद ही इसे अपने किए की सजा दे दी। इंस्पेक्टर घोड़े पर बैठकर हेडक्वार्टर के गेट पर पहुंच गया। अपराधी की लाश मंगवाकर देखना चाहिए, संभव है किसी नई बात का पता चले। इंस्पेक्टर ने पुलिस चीफ के ऑफिस में पहुंचते ही सारी घटना बयान कर दी। सबसे पहले चीफ ने मामली शाखा से ट्रांसमीटर पर संपर्क साधा और बात की। आप समझ गए ना, वह शरीफ अपराधी है। चूंकि उनके विरुद्ध हमारे पास किसी तरह के प्रमाण नहीं है, हम उंगली नहीं उठा सकते। उधर मामली शाखा ने जवाब दिया, चिंता न करें चीफ, मेरी नजर उन पर है। उन लोगों ने यहाँ जाल फैलाना शुरू कर दिया है, लेकिन यह पता नहीं चल सका यह लोग यह सब कर किस लिए रहे हैं। गश्ती दल के 8 जवान उस खड्ड की ओर निकले जिसमें इंस्पेक्टर के बताए अनुसार खूंखार अपराधी की लाश थी। एक बोला, वैसे यह आश्चर्य की बात है कि काले नाग ने अपराधी का पीछा किया और उसे खत्म करके ही छोड़ा। परंतु जब वह दल उस खड्ड के पास पहुंचा तो सभी आश्चर्य से देखते रह गए। कमाल है, यहाँ तो लाश गायब है और काला नाग मरा पड़ा है। जंगल गश्ती दल ने वापस आकर इंस्पेक्टर और पुलिस चीफ को खबर दी तो सभी चौंक गए। यह कैसे हो गया? जाहिर है कुछ लोग भीड़ की ओर गए हैं और कुछ लोग हम पर नजर रखने के लिए यहाँ मौजूद है। एक खूंखार अपराधी कंधे पर दूसरे अपराधी की लाश उठाए शेड के पीछे प्रकट हुआ और आगे बढ़ते हुए बुदबुदा उठा, यदि मेरा दोस्त गश्ती दल के हाथ लग जाता तो वह लोग इसे कब्जे में लेकर जाने क्या कुछ करते। साका को जैसी खबर लगी कि कुछ लोग भीड़ के में उत्तर से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वह कुछ जरूरी सामान लेकर चेतक पर सवार हुआ और भाग खड़ा हुआ। काफी देर तक आंधी तूफान की रफ्तार से भागते हुए साका ने एक ऊंची जगह पर घोड़ा रोक लिया। वह लोग इसी रास्ते से घुसने की कोशिश करेंगे। चारों अपराधी घोड़ों पर सवार भागते हुए एक जगह रुक गए। अब हमें उस पगडंडी से आगे बढ़ना चाहिए। अभी ये आगे बढ़े ही थे कि घोड़े पर सवार साका इनके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। तुम लोग खैरियत चाहते हो तो वापस लौट जाओ, इसका इलाज करना ही होगा। बिना देर के सुप्रीम ने पलक झपकते अपना खतरनाक रिवॉल्वर निकाला और साका पर गोली चला दी। धौएं! इसके बाद ही चेतक ने उछलकर सरदार पर हमला कर दिया और साका पंजों पर उछलकर सुप्रीम के तीनों साथियों से टकरा गया। हिन हिन! जैसे सुप्रीम अपने साथियों के साथ घोड़ों पर से गिरा, साका ने सुप्रीम और उसके साथियों पर शक्तिशाली गुस्से बरसाना शुरू कर दिए। तभी उड़ता हुआ एक गोला आया और उन्हीं के बीच गिरते ही फटा। गाढ़ा धुआं फैल गया। धड़ोम! और जब धुआं छटा तो साका हक्का बक्का रह गया। कहाँ गए ये लोग? कहाँ गायब हो गए? साका उछलकर अपने चेतक पर सवार हुआ और जल्दी जल्दी आंखें फैलाने व सिकोड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों की पुतलियां हीरे की तरह चमकने लगी। इतनी जल्दी कहाँ जा सकते हैं ये लोग? तभी मावली साका के मस्तिष्क में बिजली सी कौंध गई। उन चारों के सिवा भी यहाँ कोई और था जिसने गोला फेंककर गाढ़ा काला धुआं फैलाकर उन्हें भाग जाने में मदद की। जब काफी देर हो गई और साका को वहां कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं दिया तो वह एक और को चल दिया। ये लोग अब आसानी से हाथ नहीं आएंगे। साका के जाते चट्टान और घनी झाड़ियों के पीछे से वह चारों निकलकर खड़े हुए। अब हमें पैदल ही चलना होगा। तुम लोग बेअकल हो, यह सोचो गोला किसने फेंका था। तभी वहां एक अन्य आवाज गूंज गई, गोला हमने फेंका था सुप्रीम, ये तो मेरे आदमी है। सभी एक दूसरे के करीब पहुंच गए। सुप्रीम बोला, तुम लोग मौके पर पहुंचे? हमें बॉस ने बहुत पहले ही भेज दिया था, हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम अपने साथियों सहित बॉस के आदमियों के साथ घोड़ों पर सवार हुआ और वह भीड़ों में आगे बढ़ने लगे। अपने अड्डे पर पहुंचने से पहले साका का ख्याल रखना चाहिए। चिंता न करें सुप्रीम, वह दक्षिण की तरफ भागता गया है, हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं।
काफी आगे जाकर महाबली शाखा ने चेतक को रोका और उससे उतर कर बोला, दोस्त तुम चुपचाप कहीं घास पर बैठकर आराम करो, मैं भी आता हूँ। वह भागकर पेड़ पर चढ़ गया। चेतक एक जगह घास पर जाकर समझदारों की तरह बैठ गया। जाएंगे कहाँ, अभी सामने आ जाएंगे। कुछ समय बाद शाका ने उन्हें दूर जाते हुए देखा। वह पेड़ पर से उतरते हुए बुदबुदाया, ओह, तो ये लोग अब पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। पेड़ से उतरते शाका एक बार फिर चेतक पर सवार होकर उसी दिशा में भाग खड़ा हुआ जिस दिशा में वह लोग जाते दिखाई दिए थे। भागते हुए उसने निश्चय किया, मुझे सावधानी के साथ इनका पीछा करना चाहिए। 8 लोगों का दल एक निश्चित स्थान पर पहुंचकर खड़ा हो गया। अभी वह आगे कदम बढ़ाते कि बॉस हवा की सी रफ्तार से आता दिखाई दिया। सभी उसकी ओर देखने लगे। करीब पहुंचते ही बॉस रुक गया। उसने कहा, हेलो सुप्रीम, बॉस आपका खुफिया अड्डा नंबर 2 पर स्वागत करता है। बॉस 303, मैं तुम्हारी जितनी भी तारीफ करूं कम है। बॉस हंसने लगा, हा हा हा, सुप्रीम आप तो मेरे फादर हैं, जैसा ऑर्डर देते हैं मैं करता हूँ, हा हा हा। और फिर बॉस सभी को साथ लेकर पत्थरों के पीछे की ओर जाने लगा। पर क्या पता था इन्हें कि महाबली शाखा पहुंच गया है और जलती नजरों से देख रहा है। इस पूरे गिरोह को यहीं दफना देना चाहिए। विशेष कक्ष में पहुंचते सुप्रीम ने कहा, 303, तुमने कहा था शाखा को तुमने मौत के कुएं में कैद कर लिया है, फिर वह वहां कैसे पहुंच गया? आश्चर्य है सुप्रीम। सुप्रीम एकदम चीख पड़ा, शट अप, तुमसे बड़ा भी कोई बेवकूफ हो सकता है इस दुनिया में? याद रहे भविष्य में कभी ऐसी भूल न हो, वरना। सुप्रीम कोर्ट से क्रोध से भरा आगे बोला, हम भाग्य के धनी थे, बच गए, वरना तुम्हारी अक्लमंदी ने हमारा इंतजाम कर ही दिया था। सुप्रीम का खुफिया अड्डा नंबर 2 देखने के बाद महाबली शाखा सीधे अपनी नाग गुफा पर पहुंचा। वहां मूल निवासियों की भीड़ देखकर चौंक गया। हा हा हा, देवता पुत्र आकाश में एक धमाके के साथ अदृश्य शक्ति प्रकट होती है, कहती है आपके पापों का घड़ा भर गया है। शाखा ने हंसते हुए आगे पूछा, और क्या कहती है वह अदृश्य शक्ति? कहती है देवता पुत्र आपका अंतिम समय आ गया है, जो निवासी आपको मार डालेगा वही इस भीड़ का राजा बनेगा। महाबली शाखा ने भेदभरी नजरों से घूरते सवाल किया, तुम लोगों ने क्या निश्चय किया है? हम सब आपके वफादार हैं, लेकिन हजारों ऐसे भी हैं जो आपके खून के पैसे हैं। महाबली शाखा सुनने को घूरने लगा, मुझे आशा थी ऐसा ही होगा। सामने खड़े कोशिमा के मूल निवासियों को उसने संबोधित करते हुए कहा, अपराधियों ने इस बार वैज्ञानिक चमत्कार का सहारा लेकर अदृश्य शक्ति का नाटक रचा है। भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की है, लेकिन बहुत जल्द उनका पर्दाफाश कर दिया जाएगा। आप लोग चिंता न करें। शाका अपनी गुफा के विशेष कक्ष में पहुंचा और उसने टीवी ऑन किया। इनफॉर्मर आसमान में तैर रहा था। संपर्क सत्ते शाखा ने कोड वर्ड में उसे ऑर्डर दिया और वह फुर्ती से वहां से हटकर उन चट्टानों पर पहुंच गया जिस जगह शाखा ने सुप्रीम को बॉस के साथ देखा था। इनफॉर्मर सावधान, मैं सावधान हूँ फादर। यह एक सुखद संयोग था कि कुछ ही देर में टीवी स्क्रीन की साइड में लगा एक विशेष बल्ब तेजी से जल्दी जल्दी जलने बुझने लगा। पी पी, हेलो फादर, इनफॉर्मर कॉलिंग, हेलो हेलो फादर। इनफॉर्मर, बोलो फादर स्पीकिंग, बोलो बोलो इनफॉर्मर। स्क्रीन पर तभी दृश्य बदला। ओह, तो ये बात है। इनफॉर्मर, इन पर पूरी पूरी नजर रखो। कुछ ही क्षणों में आधे दर्जन भयानक क्रूर नजर आते लोग खतरनाक गनों से लैस होकर निकले। ये शायद रक्षक दल है जो इनकी सुरक्षा के लिए पीछे पीछे चलेगा। सुरक्षा दल फैल गया और बॉस तथा विशेष प्रकार की लंबी चीज उठाए जाते लोगों के पीछे पीछे तेजी से चलने लगा। बॉस 303 जल्दी अपने साथियों सहित एक ऊंची चट्टान पर पहुंचा। दो लोगों ने उस लंबी चीज को छोटी तोप की तरह चट्टान पर रख दिया। अब तुम लोग जाओ, आराम करो। एज योर ऑर्डर बॉस। ओके बॉस। बॉस ने अपने साथियों के जाते ही उस छोटी तोप को एक चाक पर उंगलियां चलाई और तोप का मुंह एक निश्चित दिशा में घूम गया। वह बुदबुदाया, साका आज नहीं बच सकता। बॉस ने उस छोटी तोप का एक विशेष स्विच दबा दिया। इधर स्विच दबा उधर गोला छूटा। भौक। छोटी तोप से निकला गोला तीर की सी रफ्तार से जलती हुई गेंद की तरह उड़ता हुआ चल पड़ा। साए। नाग देवता की पवित्र गुफा के सामने गोला जाकर गिरा। कुछ ही क्षणों में धुएं की एक चादर जमीन पर बादलों की तरह उमड़ने घुमड़ने लगी।
महाबली साका कुर्सी पर बैठा था, टीवी ऑन था, लेकिन उसकी चेतना शक्ति लुप्त होने लगी। वह शिथिल होने लगा और देखते देखते वह कुर्सी पर निर्जीव पड़ा रह गया। काला नाग गुफा के दरवाजे पर तैनात था। वह धुएं की चादर को बादलों की तरह उमड़ते घुमड़ते देख रहा था। वह सोचने लगा, यह नई मुसीबत क्या है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे प्राण निकलने वाले हैं? वह चादर जमीन से सटी सटी नाग गुफा के नाग गुफा के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। काला नाग भीतर की तरफ भागा। मुझे महाबली को खबर देनी चाहिए। काला नाग साका के पास पहुंचा और उससे लिपटकर उसके कान के पास फुंकारने लगा। धुएं की चादर नाग गुफा पर पहुंच गई और एक छोटी सी जगह से गुफा के भीतर घुसने लगी। काला नाग साका से लिपटा लिपटा हुआ था और उसके कान के पास फुंकार रहा था। धुएं की चादर को एक छोटे छेद से भीतर घुसता देखकर परेशान हो उठा। वह उससे छुटकर भीतर की ओर भागा। धुएं की चादर गुफा के भीतर आ गई और वह साका को चारों तरफ से घेरने लगी। फिर वह साका पर धीरे धीरे चढ़ने लगी। काला नाग उस कक्ष में लड़खड़ाता हुआ पहुंचा जिसमें सैकड़ों तरह के वैज्ञानिक उपकरण तथा यंत्र रखे हुए थे, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते वह जमीन पर लंबा हो गया। प्रतीत होता मेरी शारीरिक और मानसिक शक्ति पूरी तरह क्षीण हो गई है। कुछ ही पलों में महाबली शाखा उस धुएं की चादर से पूरी तरह ढक गया। उमड़ते घुमड़ते बादलों की तरह धुएं की चादर से वह कांपने लगा। हाथ में पॉकेट ट्रांजिस्टर टाइप के सूक्ष्म टीवी में देखते हुए बॉस बोला, हा हा हा, महाबली, अब तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। बॉस ने बिना देर किए एक दूसरा स्विच ऑन किया। यह शाखा को किसी काबिल नहीं छोड़ेगा। साए। बॉस की तोप से निकला दूसरा गोला भी पवित्र गुफा के दरवाजे से जा टकराया और तरल तरल काला पदार्थ चट्टान पर बहने लगा। पलक झपकते भी रंगों का धुआं रस्सी की तरह गोल गोल बनने लगा। देखते देखते वह चक्कर में परिवर्तित हो गया। उससे किरणें फूटने लगी। साका भी अपने कक्ष में कुर्सी पर बैठा था और उसे धुएं की चादर ढके हुए थी, जो बादलों की तरह उमड़ घुमड़ रही थी। चक्कर पास में पहुंचकर रुक गया। बॉस अब भी उसी चट्टान पर अपनी छोटी तोप के पास खड़ा था और पॉकेट ट्रांजिस्टर पर टाइप सूक्ष्म टीवी स्क्रीन पर यह सब देख रहा था। उसने हंसते हुए एक अन्य स्विच दबा दिया। उससे अजीब सी आवाजें निकलने लगी। सुई। उस चक्कर से तेज किरणें शाखा पर पड़ने लगी और चक्र के बीच में एक भयानक तथा विभत्स सूरत उभरती हुई हंसने लगी। हा हा हा, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ शाखा। तुम अब मर रहे हो। हा हा हा। बॉस की खुशी का ठिकाना न था तभी उसके करीब फन चौड़ा किए बैठे काले नाग ने उस पर से उछाल ली और वह तोप के साथ लड़खड़ाता हुआ गिरने लगा। आह। चट्टान से नीचे गिरते बॉस आग बबूला हो उठा। वह काले नाग को घूरने लगा। काला नाग उस पर उछलने की फिर तैयारी करने लगा। तूने मेरी सारी मेहनत पर पानी फिरा दिया। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और बॉस ने विद्युत गति से उस पर रिवॉल्वर निकालकर गोली चला दी। धाए। भौक। अब क्या होगा? सुप्रीम मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। उधर शाखा को घेरे धुएं की चादर गायब हो गई। वह चक्कर बैठ गया और शाखा की आंखें ठीक इस तरह खुल गई जैसे वह गहरी नींद से जागा हो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या मुझे फिर वैसा ही सौपन आया? उधर गुफा का रक्षक काला नाग भी होश में आ गया और उसके सामने आकर फुंकारने लगा। ओह, तो यह बात है। फुस फुस। सुप्रीम अपने खुफिया डेमेट टीवी स्क्रीन पर बॉस की असफलता देख चुका था। उसने गुस्से में अपना माथा पीट लिया। ओ गॉड, इतना सब करने के बाद भी असफलता ही हाथ लगी। सुबह होने को थी। बॉस अपने आदमियों के साथ वापस हुआ। दो लोगों ने तोप को उठा लिया और सुरक्षा दल घेरा बनाकर आगे बढ़ा। अब बॉस को क्या जवाब दूंगा? बॉस जैसे ही सुप्रीम के सामने पहुंचा, उसकी गर्दन झुक गई। सुप्रीम ने कहा, क्या तुम जानते नहीं हो किसी भी नाग के काटने का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ सकता? फिर तुम गिरे कैसे? सुप्रीम क्रोध से पागल हो रहा था। वह चीखते हुए बोला, हम फिर कोशिश करेंगे। अब भूल हुई तो तुम्हें मिटा दूंगा। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बॉस सुप्रीम के सामने से हट गया। जाते हुए बॉस को घूरते हुए सुप्रीम बुदबुदाने लगा। आज का दिन खतरनाक साबित हो सकता है। सागा कुछ भी कर सकता है। उसके पास भी वैज्ञानिक आविष्कार की कमी नहीं है।
अब मैं इस गिरोह को मिटाकर ही वापस लौटूंगा। वह अपने प्रिय दोस्त चेतक पर सवार होकर चल पड़ा। इस गिरोह के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। अभी वह भीड़ में कुछ ही आगे गया था कि चेतक अपनी पिछली पिछली टांगों पर हिनहिनाते हुए खड़ा हो गया। दोस्त, क्या कहा, आगे खतरा है? साका चेतक पर सवार दूर दूर तक देखने लगा। उसने आगे कहा, दोस्त, मुझे दूर दूर तक भी खतरा नजर नहीं आ रहा है। साका ने उसका कहा नहीं माना। उसने उसे आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। आज जो भी सामने आएगा उसे मिटा दूंगा। सुप्रीम तेजी से सोच रहा था। उसने काफी गंभीरता से विचार किया और अपने कक्ष से तेजी से बाहर निकला। यस, दिन की रोशनी में भी मेरे आदमी डंके की चोट पर ऐसा कर सकते हैं। सुप्रीम उस कक्ष में पहुंचा जिसमें उसके गिरोह के आदमी आराम कर रहे थे। सामने पड़ते सारे लोग सिर झुकाकर खड़े हो गए। सुप्रीम ने कोड भाषा में सभी को समझाया और अंत में कहा, तुम लोग तैयार हो जाओ और जैसा कहा है वैसा ही करो। वह यही समझेगा कि उसके आदमियों ने उसे मार डाला है। हा हा हा। ओके सुप्रीम, हम किसी तरह की कसर नहीं छोड़ेंगे। गिरोह के सारे सदस्यों ने कोसीमा के मूल निवासियों का भेष बदला और उन्हीं की तरह के हथियार लेकर निकल पड़े। चलो जल्दी चलो, वह अपनी गुफा से कभी भी निकल सकता है। वह सारे लोग एक एक निश्चित दिशा में छुप छुप कर भागने लगे। एक ने कहा, हमें उस रास्ते पर जल्दी पहुंचना चाहिए जहां से शाखा निकला करता है। यकायक कोशिमावासी बने गिरोह के लोगों के कानों में घोड़ों के टापों की आवाज पड़ी तो सभी चौंक गए और एक निश्चित दिशा में देखने लगे। यह घोड़े के टापों की आवाज तो चेतक की लगती है। इस रफ्तार से तो वहीं भाग सकता है। यह बात सच निकली। दूर से चेतक पर सवार आते शाखा को देखकर उन सबकी भरकुटियां खींच गई। चेहरों पर क्रोध भभकने लगा। चलो आगे बढ़ो, घेरा डालकर खड़े हो जाओ और जैसे वह करीब पहुंचे गोलियों से भून दो। एक बार फिर चेतक ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वह सामने की टांगे उठाकर खड़ा हो गया। शाखा दूर दूर तक फिर देखने लगा। यकायक वह चौंक गया। शाबाश, चेतक वाकई यहाँ खतरा है, लेकिन आज जो भी सामने आएगा बचेगा नहीं। शाखा सावधान हो गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अभी वह कुछ आगे गया था कि उस पर 10 गोलियां एक साथ दागी गई। शाखा उछलकर एक और को कूद गया। धौय धौय। झाड़ियों के पीछे गिरते मामूली शाखा पागलों की तरह दौड़ पड़ा। खूंखार शाखा को तीर की तरह अपनी ओर आता देख उनके होश उड़ गए और वह गोली चलाना भी भूल गए। लेकिन शाखा तो निश्चय करके ही निकला था, आज जो भी सामने आएगा उसे वह मिटा देगा। वह उछलकर उनसे टकरा गया और फिर शाखा ने उन्हें पकड़ पकड़ कर शक्तिशाली घुसे मारना शुरू कर दिया। भ्युम, भड़ाक, आह। कुछ ही क्षणों में आधे से अधिक लोग मुर्दों की तरह जमीन पर लंबे हो गए। चार भागे तो उन पर झपटकर शाखा ने मौत के गुस्से बरसाने शुरू कर दिए। फिर जब सभी मैदान में लंबे हो गए, शाखा ने दो को पंजों में पकड़कर उठाया और फिर झटकते हुए बोला, तुम लोगों की मौत ही तुम्हें यहाँ खींच लाई थी। शाखा भी आगे ही सोच पाता कि बॉस पर उसकी नजर पड़ गई। वह उसकी ओर दौड़ पड़ा। अब तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता। मैं तुझे जलाकर खाक कर डालूंगा। शाखा पर जैसे गोलियां छुटी वह एक और को उछल पड़ा। धौएं। और फिर शाखा ने बॉस को फिर गोली चलाने का मौका नहीं दिया। वह उससे वज्र की तरह टकरा गया। बॉस के गिरते शाखा ने जैसे उसकी खोपड़ी पर घुसा मारा। हड्डियों का सिर टूटकर अलग हो गया। वह बॉस का सिर हाथ से में लेकर देखता रह गया। कमाल है। सुप्रीम ने जैसे बॉस की दुर्दशा देखी वह भाग खड़ा हुआ। ओ गॉड। लेकिन शाखा कब मारने वाला था। देखते देखते वह दौड़ा और कुछ ही फासले पर उसने उसे पीछे से टक्कर दी। वह टक्कर खाकर आगे की ओर गिरा। ठक। आह। जैसे शाखा ने उसके चेहरे पर घुटना रखा और गिरेबान पकड़कर उठाया, चौंक गया। ओह, ये तो। शाखा अपने प्यारे दोस्त चेतक पर सवार होकर वापस हुआ। अपनी पवित्र गुफा के विशेष कक्ष में पहुंचकर उसने ट्रांसमीटर पर संपर्क साधा और जंगल गश्ती दल मुख्यालय से संपर्क साधकर पुलिस चीफ को उसने पूरी रिपोर्ट दी। अंत में बोला, आप यहाँ आ जाए और अपने शहरी अपराधियों को ले जाए। वो के महाबली शाखा हम पहुंच रहे हैं। बाद में पुलिस चीफ अपने दल बल सहित पहुंचा। महाबली शाखा ने मृत अपराधियों के दल को सौंपते हुए वह छोटी तोप अपने पास रखने और उसका निरीक्षण करने की अनुमति मांगी, जिसने वहां के निवासियों के दिलों में शाखा के विरुद्ध
शक पैदा कर दिया था। सागा पुलिस चीफ को विदा करने के बाद छोटी तोप लेकर वापस अपनी गुफा में पहुंचा और उसका निरीक्षण करने में लग गया। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।